बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एसे एंड प्रेसी राइटिंग की क्लास का आगाज जैसा कि परसों हुआ था, आज उसकी दूसरी क्लास है और हम स्टार्ट ले रहे हैं एसे राइटिंग से। ठीक है, मैं पहले वजाहत कर दूं। इस क्लास का तरीक़ाकार ये है कि क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैं ग्रुप पर, जो सीएसएस ग्रुप है, उस पर मैं लिंक भेजता हूं और उस लिंक के जरिए स्टूडेंट्स जो है वो जूम क्लास में एडमिट हो जाते हैं। इसके अलावा इस क्लास के बारे में ये बता दूं कि आपने वन टाइम पेमेंट की है 3000। 2 महीने पहले जो सेशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जिन बच्चों ने 3000 पे की थी, वो सारे के सारे भी इस सेशन में इंक्लूडेड हैं। इस सेशन वाले भी शामिल हैं। ये सेशन 2 महीने चलेगा, फिर नया सेशन जो स्टार्ट होगा तो पिछले और ये वाले स्टूडेंट्स भी उस वाले सेशन में ऑलरेडी शामिल हो जाएंगे। कोई न्यू पेमेंट नहीं करनी होगी। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सेशन स्टार्ट हुआ सीएसएस ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग का, तो उसमें भी वो शामिल होंगे सब। 30 नवंबर तक आप मेरे साथ, जितनी मरतबा भी ऐसे राइटिंग हो, जितनी मरतबा भी प्रेसी राइटिंग हो। इसके अलावा हर बार ऐसे का टॉपिक डिफरेंट होगा और प्रेसी का टॉपिक, प्रेसी का कंटेंट डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको हर दफा एक नई प्रैक्टिस मिलेगी, नई चीज सीखने को मिलेगी, पुराने पॉइंट्स रिवाइज होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आइए डायरेक्ट हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? ऐसे राइटिंग। अच्छा जी, सीएसएस में ऐसे राइटिंग वैसे नहीं होती जैसे आम तौर पर ऐसे राइटिंग होती है। ठीक है। सीएसएस में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, ऐसे लिखने से पहले उसकी आउटलाइन बनती है। ठीक है। आउटलाइन मैं खुद बनाकर दिखाऊंगा और आपसे भी बनवाऊंगा, तो फिर उसको हम असेसमेंट भी करेंगे उसकी। ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा, आपसे भी लिखवाऊंगा, तो उसकी असेसमेंट हो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे राइटिंग 100 मार्क्स का पेपर है, एक ही सवाल है। 2500 टू 3000, यानी 2500 से 3000 वर्ड्स का एक ऐसे तैयार करना है आपने। तो ये आसान काम नहीं, लेकिन ये इतना मुश्किल काम भी नहीं। ठीक है ना। मुझसे कल परसों सवालात किए जा रहे थे कि सर ऐसे इसकी टाइप्स बता दें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है या ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या ये नैरेटिव ऐसे लिखना है। इस पर कोई शर्त नहीं है। पहली कंडीशन तो ये, पहली बात तो ये, कोई शर्त नहीं। दूसरी बात ये, आप किसी ऐसे को आर्गुमेंटेटिव बनाते हैं, टॉपिक नहीं बनाता, आप बनाते हैं। आप किसी ऐसे को डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, होल्ड योर पेन, पेन के ऊपर कमांड हासिल करो। ठीक है। पहली शर्त तो ये। हाँ, बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा जा सकता है, बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर शर्त लगा दी जाए कि इस टॉपिक पर सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, तो फिर तो आप पाबंद है। सीएसएस में ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकते। आपसे कहा गया है जहां आर्गुमेंटेशन की जरूरत है वहां आर्गुमेंटेशन दें, जहां डिस्क्रिप्शन की जरूरत है वहां डिस्क्रिप्शन, जहां नरेशन की जरूरत है वहां नरेशन। एक ही ऐसे में सारी चीजें भी आ सकती हैं और आती हैं। 3000 वर्ड्स का ऐसे सारी चीजें आएंगी उसमें। ठीक है। तो ये लोग ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं ऐसे की टाइप्स के अंदर। सीएसएस में वो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। क्लियर था। कुछ और चीजें भी हैं। यूट्यूब पर अक्सर लोग मिसगाइड करने आते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ यार, वो खुद सीएसएस क्वालिफाइड नहीं होते, दावा कर रहे होते हैं हमने सीएसएस पास किया है 6 मरतबा, 3 मरतबा। और भाई 3 से ज्यादा चांसेस नहीं होते। और बार बार पास करने का मतलब क्या? क्या मतलब? इस तरह मैं अगर कहूँ मैंने 4 मरतबा मैट्रिक किया, मुमकिन ही नहीं है।
एक मरतबा कर लिया दोबारा करने ही नहीं देगा कोई, मुझे बोर्ड ऑफिस इजाजत नहीं देगा। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। फिर वो ये कहते हैं जनाब कुछ चीजें लेकर आए थे, थीसिस स्टेटमेंट और ये और, खुदा के लिए सीधा सीधा तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। मुझे फॉलो करोगे मेरी गारंटी है, दूसरों को फॉलो करोगे अपने जिम्मेदार तुम खुद, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है भाई, राइट। खामखा ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो मेथड बता रहा हूँ मुझे फॉलो करते जाओ, कामयाबी हो जाएगी। अपनी अकल लड़ाओगे, दूसरों को फॉलो करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। साफ कह रहे हैं, मुझे 31 साल हो गए भाई पढ़ाते। ठीक है ना। अब सुने गौर से। ऐसे राइटिंग में सबसे पहले तो हमें ये फर्क मालूम होना चाहिए कि थीम और टॉपिक में क्या फर्क है। पहली कंफ्यूजन तो ये है भाई, देखो थीम बहुत वास्ट होता है, टॉपिक लिमिटेड होता है। थीम वास्ट होता है, टॉपिक लिमिटेड होता है। जैसे थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टॉपिक हो सकता है कि मोबाइल फोन, सेल्यूलर फोन इज द मिरेकल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब लिमिटेड हो गया ना, सिर्फ सेल्यूलर फोन की हद तक लिखना है। ठीक है ना। या कहा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, थीम है, लेकिन टॉपिक क्या बनेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज swept out the cultural values of today। अब ये टॉपिक बन गया, आपने सिर्फ एक पॉइंट को लेकर लिखना है, बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को हटा देना। थीम में तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, 10 टॉपिक दिए जाते हैं। टॉपिक्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, करंट अफेयर्स पर होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अफेयर्स पर आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें मैं न्यूज़पेपर रीडिंग का मेथड जरूर बताऊंगा। उसकी वजह ये है कि ऐसे लिखने से पहले तो रीडिंग करना जरूरी है। करंट अफेयर्स होते हैं, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अच्छा, जहां वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वहां नेशनल हिस्ट्री भी है, नेशनल हिस्ट्री है, नेशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, राइट। इसके अलावा सोशल सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है ना, राइट। एजुकेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि नंबर 1, करंट अफेयर्स को अपने हाथ से ना जाने दें। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करें, नंबर 1। नंबर 2, या वर्ल्ड अफेयर्स को ले लें या सोशल सब्जेक्ट्स को ले लें, सोशल सब्जेक्ट्स। और तीसरा एजुकेशनल सब्जेक्ट्स। ये 3 ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिस पर आप फैल के काम कर सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप इन पर काम करें। ठीक है, बाकी आपका इंटरेस्ट। अच्छा, दूसरी बात, रीडिंग करें। थीम को लेकर रीड करें, टॉपिक को लेकर नहीं, थीम। मसलन आपने थीम ले लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स बन सकते हैं। आप एक थीम लेकर जितनी स्टडी कर सकते हैं कीजिए। ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा सोशल सब्जेक्ट है कि जिसको लेकर आप, अब एजुकेशन एक थीम है। देखें, एजुकेशन क्या है, थीम है। मैं इसकी मिसाल इसलिए देता हूँ कि आसानी से समझ में आया। हमेशा एजुकेशन की मिसाल देता हूँ। एजुकेशन एक थीम है, ठीक है ना। अब टॉपिक्स सैकड़ों बन सकते हैं। मसलन विमेन्स एजुकेशन इन पाकिस्तान टॉपिक है ये, तो ये एक लिमिटेड एस्पेक्ट में लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं एजुकेशन, या यूं कहते हैं डुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, यूं भी कर सकते हैं आप, डबल स्टैंडर्ड या डुअल स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप। इसी तरह से आप कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन एंड ऑर्थोडॉक्स
थियरीज ऑफ सोसाइटी, जदीद तालीम और दकियानूसी नजरियात मुआशरे के, एक टॉपिक बन गया। ठीक है, तो टॉपिक्स सैकड़ों बन सकते हैं, थीम एक होगा। पहले थीम पर स्टडी, एजुकेशन पर जितने आर्टिकल्स। अच्छा, अब क्या स्टडी करें, क्या रीड करें? पहली बात सुने, आपके घर में कितनी बुक्स? तो ये देखिए, आपके अपने घर में कितनी बुक्स? मेरे घर में बुक्स कितनी है? मेरे घर में लाखों की तादाद में बुक्स, लाखों की तादाद, क्योंकि मेरे घर में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में गूगल है, और जिसकी जेब में गूगल है वो सारी दुनिया जेब में रख के घूम रहा है। दुनिया की जो किताब चाहिए गूगल पे सर्च करो, डाउनलोड करो, पढ़ो। ठीक है ना? तो आज का बच्चा लाइब्रेरीज का मोहताज नहीं, आपकी जेब में लाइब्रेरी। अब रीडिंग का शौक होना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग की इतनी आदत होनी चाहिए कि किताब के बगैर नींद ना आए। रीडिंग क्यों जरूरी है? देखिए भाई, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, परफेक्ट, लेकिन मुझे अगर कोई ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए रोबोटिक्स पर, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरी नॉलेज ही नहीं है। अब रोबोटिक्स के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये जितना कुछ पता है वो एक दो सेंटेंसेस होंगे। इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी, मैं क्या लिखूं? टॉपिक के बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज होती तो फिर भी मैं कुछ लिख देता, है ही नहीं नॉलेज। इसका मतलब आपको टॉपिक से रेलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकेंगे। सही है भाई, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि नॉलेज कहां से आएगी? रीडिंग हैबिट। एक टॉपिक ले ले, एक थीम ले ले, एक थीम सेलेक्ट कर ले और उस थीम को लेकर उससे रेलेवेंट स्टडी करते जाए। कितनी स्टडी? यार रोजाना 1 से 1.5 घंटा भी स्टडी कर लें तो एक हफ्ते में आपके पास इतनी नॉलेज गैदर हो जाएगी कि आप उस टॉपिक पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में बातें कर सकते हैं। दूसरा तरीका नॉलेज गैदर करने का क्या है? पढ़े लिखे लोगों की गैदरिंग में बैठो, कंपनी में बैठो और उन लोगों से बहस करो उस टॉपिक पर और उनकी ओपिनियंस लो। जब बहस करोगे तो वो अपनी अपनी ओपिनियंस देंगे, अपनी अपनी नॉलेज बाहर निकालेंगे, वो आप समझ लो। ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका रीडिंग का है, ये दूसरा तरीका है। दोनों तरीके अपनाओ। मेरी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, एक थीम के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे पास, इंग्लिश मेरी वीक है, तो भी मैं टूटी फूटी इंग्लिश में भी बहुत कुछ लिख लूंगा, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है, नॉलेज जीरो है, मैं कुछ भी नहीं लिख सकूंगा। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगी? रीडिंग से। रीडिंग क्या करेंगे? बेस्ट रीडिंग जो है वो तो बुक रीडिंग है, लेकिन अब तो बुक्स दायरे इंटरनेट पे आ गई हैं, तो इंटरनेट पे रीडिंग करें। अब तो और आसान हो गया है, आपके मोबाइल में रीडर भी है ना? आप उसको क्लिक कर दें, वो पढ़ेगा, आप सिर्फ सुने और समझें, ये भी ऑप्शन है। तो बहुत आसान हो गया है आज के दौर में नॉलेज गैदर करना, इसीलिए बहुत कम हो गया है। जितना आसान हो जाता है उतना कम हो जाता है। हम तरसते थे, हम रद्दी वाले से कागज फाड़ फाड़ के लेकर आते थे पढ़ने के लिए, और इंग्लिश न्यूज़पेपर के हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है ना? आप माशाल्लाह से स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो न्यूज़पेपर क्या चीज़ है? न्यूज़पेपर तो स्मार्टफोन में खुद ही फ्री में आ जाएगा। ई ई पेपर लिखें, ई पेपर आ जाएगा आपके सामने। रोजाना का अखबार फ्री आएगा आपके घर, और दुनिया का हर अखबार आएगा। डॉन एक न्यूज़पेपर है जिसमें थर्ड पेज पर हेडिंग आती है ओपिनियंस, उसमें 2 आर्टिकल्स छपते हैं, कभी कभी 4 छपते हैं। वो 2 आर्टिकल्स रीड किया, उसके रीडिंग का तरीका मैं अगली क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, और रीड करके दिखाऊंगा। बार हम जो टॉपिक पर बात करते हैं वापस, अब आपने एक थीम सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर नॉलेज गैदर कर रहे हैं। नॉलेज गैदर कर ली, अब ऐसे लिखने बैठेंगे, कैसे लिखें भाई? क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है? तो उसका तरीकाकार क्या होगा?
देखें, सबसे पहले तो एक चीज याद रखें, सबसे पहले तो एक चीज, डस्टर कहाँ गया यार, ये रहा। आउटलाइन मैं अलग से बनाना सिखाऊंगा और उस आउटलाइन, वो आउटलाइन ही हेल्पफुल होगी ऐसे राइटिंग में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। देखो भाई, एक चीज याद रखो, POWER, क्या लिखा है? पावर। पावर, पावर का क्या मतलब? मतलब लिख रहा हूं, नंबर 1, प्लान। प्लान योर एसे। प्लान का मतलब क्या है? देखिए, दुनिया का उसूल है, जब भी कोई काम शुरू करते हैं, 100 डेज का अगर काम है, प्रोजेक्ट है, तो आप कितने दिन प्लानिंग पर खर्च करेंगे? अगर 100 डेज का काम, मैं चैट में आपसे जवाब मांगना चाहता हूं, अगर एक प्रोजेक्ट दिया जाए आपको 100 डेज का, तो आप कितने डेज यूटिलाइज करेंगे प्लान करने में, प्लानिंग बनाने में? आप प्लानिंग पर कितने दिन खर्च करेंगे? जल्दी से बताओ। मैं चैट रूम में देख रहा हूँ, कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक। जल्दी से बताओ, how many days will you consume on planning if you are given a task of 100 days? किसी ने कहा 10 डेज, किसी ने कहा 15 डेज, किसी ने कहा 1 वीक। 10 डेज, 10 डेज, 30 डेज, चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 30 डेज है ना, गुड। 5 डेज, व्हेन यू परफेक्ट ओन माइंड डे अबाउट इट। अच्छा, अब सुने, मैं अगर हूं ना, तो मैं 70 डेज सिर्फ प्लानिंग बनाऊंगा बैठकर। 70 डेज। Abraham Lincoln, who was the American president during 1861 and 1864, वो 4 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा और अमेरिकन सिविल वॉर उसने लड़ी और कामयाबी से जीता, और अमेरिका में स्लेव ट्रेड को खत्म करने में और ब्लैक निग्रूस को फ्रीडम दिलवाने में उसने बहुत बड़ा किरदार, बल्कि हीरो का किरदार उसी ने सरअंजाम किया। अच्छा, अब सुने, प्लानिंग, उसके अल्फाज क्या है? गिव मी 6 days to chop down a tree and I will spend 4 in sharpening my axe. मुझे 6 दिन दीजिए एक दरख्त काट के गिराने के लिए, मैं 4 दिन सिर्फ कुल्हाड़ी पे धार रखूंगा। 4 दिन का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% टाइम वो सिर्फ धार लगाएगा कुल्हाड़ी पर, क्योंकि धार सही हुई तो सिर्फ 2 दिन का काम है, धार खराब हुई तो 6 दिन में कभी भी नहीं गिरेगा दरख्त। ठीक है ना? सिमिलरली, जब कोई प्लान दिया जाता है, ये MBA और MPA वाले लोग पढ़ते हैं इस चीज को अपनी प्लानिंग में, मैनेजमेंट वाले लोग पढ़ते हैं कि जनाब प्लानिंग जो होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि 70% टाइम प्लानिंग पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है ना? और उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। आपकी प्लानिंग क्या है? मैंने कहा एक टॉपिक ले लें, उस टॉपिक पर रीडिंग करें, रीडिंग, बुक्स पढ़ें, उस टॉपिक पर आर्टिकल्स पढ़ें, अखबार में ओपिनियंस पढ़ें, इंटरनेट पर आर्टिकल्स छपे हैं वो पढ़ें। उस टॉपिक पर जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे, ये सारा टाइम आपका प्लानिंग में आ रहा है। ठीक है ना? तो प्लान करें, एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, पहले प्लान करें, 70% टाइम प्लानिंग को दीजिए। ठीक है? अगर 70% टाइम आपने प्लानिंग को दे दिया, तो रिमेनिंग 30% टाइम से भी कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। वरना जगह जगह रुक रुक कर आपको सोचना पड़ेगा और फिर दोबारा पलटना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, आप इसी में लगे रहेंगे। प्लान इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आपने अपने एसे को प्लान करना है। ये जो आउटलाइन बनाते हैं ना एसे की, ये प्लान का हिस्सा है। फिर उस आउटलाइन को फॉलो करके ऐसे लिखते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है आउटलाइन। अगर आउटलाइन सही बना ली
तो ऐसे लिखना और आसान हो गया, क्योंकि आउटलाइन ही प्लान ऑफ द एसे है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज है ओ, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्लान में एक चीज और भी आती है। प्लान जब आप करते हैं तो एक रफ आउटलाइन बनाते हैं पहले। रफ आउटलाइन में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का वर्ड बड़ा फॉलो किया जाता है आजकल। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इंटर कम्युनिकेशन। एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में आप मुस्तकिल सोचें, जहन दौड़ाएं, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलते जाएं, उन पॉइंट्स को एक जगह गैदर करते जाएं। ये प्लान का हिस्सा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्लान का हिस्सा है। तो कोर जो आउटलाइन आप बना रहे हैं वो प्लान का हिस्सा है। जब ये हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन। अब उस आउटलाइन को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज करने का मतलब पहले कौन सा पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा। ठीक है, हर ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट, तो ऑर्गेनाइज करना सीखें। फिर उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू राइट। अब एक राइटअप तैयार करें। राइटअप रफ होगा, बाद में फेयर करेंगे। पहले रफ राइटअप होगा, फिर उसको सीक्वेंस में लाके फेयर करें। जब आपने राइटअप तैयार कर लिया, लिख लिया, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएट करें। इवैल्यूएट करने का मतलब मेरा क्या है, इवैल्यूएट करने का मतलब यह है कि उस ऐसे में अब कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कीजिए, कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई उनको करेक्ट कीजिए, कहाँ पर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स लूज हैं, ऑकवर्ड हैं, उनको परफेक्ट बनाइए। ठीक है ना, और टाइटन द ऑल द एंड्स ऑफ द रोड। जितने एंड्स लूज हैं उनको टाइटन करना। तो ये कहलाता है इवैल्यूएट। एक नजर पूरे ऐसे पे डालेंगे और सारी गलतियों को रिमूव करते जाएंगे और उसको करेक्शन करते जाएंगे एंड तक, और देखेंगे कि आउटलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद एंड में रिव्यू करेंगे। रिव्यू कैसे करेंगे, इसका तरीका नहीं आता लोगों को। देखो मैं बताता हूँ रिव्यू कैसे करेंगे। ऐसे कंप्लीट हो गया, इवैल्यूएट कर लिया, अब कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपके ख्याल में नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ना। अब रिव्यू कैसे करेंगे, 3-4 घंटे के लिए उस ऐसे को मैरिनेट होने के लिए रखो। यानी बंद करो, टेबल पे रखो, भूल जाओ, अपना कोई और काम निपटा कर। 3-4 घंटे बाद, एक दिन बाद दोबारा ओपन करो उसे, और अब टीचर बन के चेक करो। फौरन चेक करोगे तो तुम टीचर नहीं बन सकोगे, थोड़ा वक्फा दे दो बीच में। उसके बाद जब चेक करो तो अब ये माइंड में रखो कि ये किसी और ने लिखा है, मुझे चेक करवाने के लिए दिया गया। अब आप चेक करें तो फिर आपको मजीद कुछ की मिस्टेक्स नजर आए, वो भी करेक्शन कीजिए। पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, घर पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखो भाई, ऐसे राइटिंग का पेपर अमूमन 2 से 5 होता है। सुबह 9 से 12 प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर होता है, शाम में 2 से 5 ऐसे राइटिंग का पेपर। मेंटली जो लोग प्रिपेयर होकर काम करते हैं ना परफेक्शन के साथ, वो कैसे करते हैं बताऊं आप। 2 से 5 का टाइम फिक्स करते हैं, 2 बजे बैठते हैं, कॉपी खोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं, पॉइंट्स इकट्ठे करना शुरू करते हैं। पॉइंट्स इकट्ठे करके फिर उसको उन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं। फिर उन आउटलाइन के हर हर पॉइंट पर एक एक पैराग्राफ राइटअप में लिखते हैं। फिर उस राइटअप को इवेल्युएट करते हैं और बंद कर देते हैं। 3 घंटे गुजर चुके हो। यानी प्रैक्टिकली वो माहौल भी तो बनाए, मेंटली वो माहौल बनाए। टेबल चेयर पर बैठिए, ठीक 2 बजे पेन खोलें, स्टार्ट करें। 3 घंटे में 5 बजे से पहले पहले तक आप अपना ऐसे जितनी मरतबा इवेल्युएट कर सकते हैं, जितनी मरतबा, उसको करने के बाद 5 बजे बंद करके रख दें। अब दूसरे दिन दोबारा खोलें उसे और चेक करें। यानी प्रैक्टिस भी उसी टाइम में बैठ के करें जिस टाइम में एग्जाम हो रहा है। उससे फायदा क्या होता है, सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा माइंड, पूरा ब्रेन उस 2 से 5 की कैफियत का आदी हो जाए। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल मेथड है प्रैक्टिस में आने का। ठीक, जब मैं बताता हूँ तो बच्चे इस पर थोड़ा सा समझते मजाक है, लेकिन जब जिन लोगों ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह,
दादू का इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा स्टूडेंट है, ठीक है ना। और न जाने कितने असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और कितने असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया माशाल्लाह, ठीक है ना। तो उसकी वजह क्या है कि जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जा रहा हूँ, ठीक। तो अब देखिए, एक तो ये चीज हो गई। इसमें अब प्लानिंग में क्या क्या चीजें आएंगी, हम पहले उसे टारगेट करते हैं। प्लानिंग में नंबर 1 थिंग इज, टाइम कम रह गया है, मैं आज के लेक्चर में ये करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रीडिंग का तरीका बताऊंगा और रीडिंग के तरीके के साथ साथ आउटलाइन लिखने का तरीका स्टार्ट कर देंगे, और फिर इन थर्सडे को और फ्राइडे वाले लेक्चर में पूरी आउटलाइन बनाकर दूंगा, दिखाऊंगा आपको कि भाई ये टॉपिक है, ये आउटलाइन बनाइए, और उसके बाद फिर आपको टॉपिक दूंगा और आपसे आउटलाइन बनवाऊंगा। तो विद इन 2 वीक्स आप आउटलाइन बनाने में लग जाएंगे। प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? प्लानिंग में नंबर 1 जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, कुछ लोग चिढ़ने लगे हैं इससे, लेकिन बहरहाल यही एक वर्ड है। मैं इसको इंटर कम्युनिकेशन भी कह सकता हूँ, इसका सिनोनिम है ब्रेन स्टॉर्मिंग। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आउटलाइन। ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप एक आउटलाइन डिजाइन करते हैं, ठीक है। आउटलाइन डिजाइन हो जाती है तो उस आउटलाइन को, ये रफ हो, फिर इस रफ आउटलाइन को फेयर आउटलाइन में लेकर आते हैं, ठीक है। आउटलाइन क्या चीज है, मैं आपको उस आउटलाइन की जब करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, ऐसे इस तरह नहीं लिखते कि हाँ भाई ऐसे का टॉपिक ले लिया, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दो, खुदा के लिए बच्चों को मिसगाइड नहीं करो। सीएसएस की कॉपी की शक्ल कैसी होनी चाहिए, आंसर स्क्रिप्ट में जो आप लिख रहे हैं वो किस डिजाइन में होना चाहिए, ये बताओ तो सही। बच्चों को पता ही नहीं है, बस ऐसे लिखना है, शुरू करो इंट्रोडक्शन, बीच में बॉडी, आखिर में कंक्लूजन, ऐसे हो गया। तो खुदा के लिए यार, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ऐसे नहीं है, ग्रेजुएशन का ऐसे नहीं है, सीएसएस का ऐसे। ऐसे शुरू होने से पहले 2.5 पेज भर चुके होंगे आउटलाइन में, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले का काम है ये, आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी, अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज सीखनी है, पता ही नहीं है लोगों को आउटलाइन का, बस डायरेक्ट ऐसे लिखवाना शुरू कर देते हैं। आउटलाइन नहीं होगी, ऐसे चेक भी नहीं होगा, असेस भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपके सवाल में पहले अल्फाज क्या है, राइट एन आउटलाइन एंड देन अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। पहले आउटलाइन बनाइए फिर ऐसे लिखिए। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, आउटलाइन नहीं बनाई, तो एग्जामिनर तो पहले आउटलाइन चेक करेगा, शर्त यही है। आउटलाइन है ही नहीं तो वो ऐसे क्यों पढ़े भाई? आपका चेक नहीं होता, असेस होता है। असेसमेंट का मतलब है एक एक जुमला रीड नहीं करेगा वो। असेसमेंट का मतलब है आपकी जो आउटलाइन है ना, उसको तो एक एक लफ्ज पढ़ेगा वो, और फिर ऐसे को देखेगा आउटलाइन के मुताबिक यही पॉइंट्स लिखे हैं उसमें या नहीं। वो देखेगा, पढ़ेगा नहीं, देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई तो पढ़ लेगा, वरना देखेगा उसको। तो असेसमेंट इसे कहते हैं। तो भाई अगर आउटलाइन ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर ऐसे के क्या माने रखता है? इसीलिए इतनी मेहनत करा रहा हूं। तो प्लान कर लेंगे। प्लान किस तरह, मैं आपके सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके दिखाऊं, ठीक है, बोर्ड पर। जब मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको सोचने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे लिखने के लिए इस तरह सोचना है जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा मैं सोच रहा हूँ? तो जो मैं सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। मैं सोच की ऑडियो ऑन कर दूंगा, वॉल्यूम ऑन कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ और क्या क्या सोच के लिख रहा हूँ। जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। तो अब उसके बारे में सोचे कैसे? बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप क्या सोचेंगे, डेफिनेशन क्या है उसकी, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, टॉपिक को डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स गैदर करें।
एस्पेक्ट्स जिन्हें कहते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट पहलुओं को लेकर सोच। मसलन एक टॉपिक है, उसका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, कोई ना कोई सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उसका उसका नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है उस चीज का, उसी चीज का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो सकता है कि वो इकोनॉमी पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। उसी चीज को आप जो है मतलब हर लिहाज से एक एक दो दो चार चार पॉइंट्स गैदर करने हैं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में करना है। उसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करके हर पॉइंट के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाएंगे, उन सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करके जब लिखेंगे तो आउटलाइन बनना शुरू हो जाएगी। आउटलाइन में हेडिंग्स कौन सी होनी चाहिए वो बता दूंगा, ठीक है ना। अक्सर लोग इसी चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते, इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट, आर्गुमेंटेटिव एसे, नैरेटिव एसे। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगा सर? थीसिस स्टेटमेंट सही बनाए या गलत बनाए? यार थीसिस स्टेटमेंट शर्त है ही नहीं, थीसिस स्टेटमेंट ऐसे की कंडीशन है ही नहीं, वरना सवाल में लिखी होती। सवाल में लिखा है आउटलाइन और कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, वो थीसिस स्टेटमेंट पर आपको जो है वो इंसिस्ट कर ही नहीं रहा है। वो कब कह रहा है कि थीसिस स्टेटमेंट लाजमी लिखें और थीसिस स्टेटमेंट रेलेवेंट होना चाहिए? नहीं कह रहा भाई वो, ठीक है ना। तो थीसिस स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट लिखकर फंस जाते हैं बच्चे, बना दिया एक थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, बाकी ऐसे में 10 चीजें ऐसी हैं जो उस थीसिस स्टेटमेंट से रेलेवेंट नहीं है। अब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी ना, तो ऐसी चीज लिख क्यों भाई? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट, वो इंट्रोडक्शन खुद थीसिस बन जाएगा, थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये सारी चीजें, तो ये पावर जो है ना, ये याद रखना है, इसको फॉलो करना है। नंबर 1 प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, राइट करना है, इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है। अब एक एक पॉइंट को अलग अलग प्लान कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर एक रफ आउटलाइन बनाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो फेयर आउटलाइन बनेगी, फिर फेयर आउटलाइन में से एक एक पॉइंट को लेकर फॉलो करते जाएंगे तो राइटअप, ठीक है। अब हम यहां से स्टार्ट लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रीडिंग करना सिखाऊंगा, एक टॉपिक पर रीड कैसे करते हैं, प्लस उसके फौरन बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है, इसी बोर्ड पर। आप हैरान हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज आपने जो सीखा है वो बहुत कुछ है, मगर नजर नहीं आ रहा। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा और खुदा के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करें। जब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊंगा, जब मैं प्लान के ऊपर काम करना शुरू करूंगा, तो फिर इन पॉइंट्स की अहमियत आपको पता चलेगी। खुद करके दिखाऊं। मैंने हमेशा कहा है, चैंपियंस की तरह ये नहीं टिप्स एंड ट्रिक्स दी और भाई चलो भाई मेरा काम तो हो गया। नहीं भाई, स्विमिंग सिखा रहे हैं तो आपको बता दिया भाई देखो ऐसे छलांग लगानी है, ऐसे हाथ पाँव मारने, ठीक है ना। अब आप छलांग लगाओ, हाथ पाँव मारो, डूबो, तैरो, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बता दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी भाई, मैं ऐसे करता हूँ, चलेगा। नहीं भाई, खुद कूदो, उसको भी कूदवाओ, सिखाओ। दरिया में छलांग लगानी पड़ती है, मैं खुद करके दिखाता हूँ। स्विमिंग नहीं, ऐसे राइटिंग, वैसी राइटिंग भी खुद लिख कर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने, आप बच्चे के सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग करके दिखाएं, फिर स्टूडेंट को करने के लिए तो फिर वो करेगा, वो उसने देख लिया कैसे कर, ठीक है ना। ताकि बच्चे का भी तो कॉन्फिडेंस हो, हाँ यार जो हमें सिखा रहा है उसको खुद भी आता है या नहीं आता, या किताबों से पॉइंट पढ़ पढ़ के बता रहा है। अक्सर लोग यही कर रहे होते हैं, उन्हें पॉइंट्स तो पता होते हैं, करके दिखाना नहीं आता। इंशाल्लाह नवेद नकवी आपको करके दिखा